हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोगैस प्लांट को पढ़ा था। एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं बायोगैस प्लांट का। बायोगैस प्लांट क्या है? एक ऐसा प्लांट है जो बायोमास को कन्वर्ट करता है बायोगैस में। और बायोमास क्या है? डेड एंड डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के जो बॉडी के डेड पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनके जो कि एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर है, उसे गैस में कन्वर्ट करना। और ये प्रोसेस होती है कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज की मदद से। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, उन्हें तोड़ने का, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करते हैं। अब ये सारी प्रोसेस होती कहाँ से है, एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये पूरा सेटअप जो दिया हुआ है ये बायोगैस प्लांट का है। आप जो ये ब्लैक लाइनिंग देख रहे हो, ऐसा होता है कि अर्थ के अंदर एक गड्ढे को डिग किया जाता है। और आप ऐसा समझ लीजिए जैसे एक वेल है, वेल के चारों तरफ जो आपकी ईंट की दीवार होती है, वैसे ही इसमें यहाँ पर ब्रिक्स लगाई हुई हैं एज अ वॉल। ठीक है, एक टैंक टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि ब्रिक से बनाया गया है। ठीक है, बेसिकली इसका बॉटम सॉइल के लिए ओपन छोड़ा जाता है। यहाँ पर ऐसे ब्लैक दिखा रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सैंड है। और कई बार ब्रिक्स भी रख दी जाती है। ब्रिक रखी जाती है तो फिर इसमें मिट्टी को डाला जाएगा। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, ये ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रिक से बना हुआ होगा, इसे कहा जाता है डोम लाइक स्ट्रक्चर। एक डोम की तरह का स्ट्रक्चर है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस इस अपर पोर्शन पे आ सके। अगर बिल्कुल फ्लैट रखेंगे तो बहुत सारी गैस इस कोने में इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि गैस तो हमेशा मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल पे जाने की कोशिश करेगी, तो गैस इस एरिया पे आएगी। पाइप इतना अंदर तक दिखाया है, ये पाइप बिल्कुल बहुत यहाँ पर मिलेगा आपको। अब ज़रा समझे, यहाँ से जो बायोमास है, जैसे आपके काउडंग्स हैं, प्लांट, पेड़ और पौधों के जो भी पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां, घास, मरे हुए जानवर, चूहे, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इसमें डाले जाएंगे। साथ में वाटर को मिक्स किया जाएगा। वाटर को मिक्स करना दो चीज़ों का इंश्योर करता है। पहला, इसको नेचर से मिलने वाली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कट ऑफ कर देता है। ठीक है, और ये इसके इजी मूवमेंट को भी हेल्प करता है कि यहाँ से जो आपका ये जो मिक्सचर बना है वाटर के साथ, उसे स्लरी कहा जाता है। स्लरी इजीली मूव कर सके, और मूव करके इस ये सेंटर टैंक में आती है, जिसे डीटी मतलब डाइजेस्टर टैंक कहा जाता है। डाइजेशन प्रोसेस वर्ड सुना हुआ है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। तो आपका ऑर्गेनिक मैटर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमास है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैटर। इसे ये कन्वर्ट करता है सिंपलर कंपोनेंट में, उसे डिकम्पोज करता है तो टूटता है। ठीक है, हाइड्रोजन, प्रोटीन, फैट, वो टूटता है सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर। जब ये टूटता है, इस प्रोसेस में कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जिन्हें बायोगैस कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली इस बायोगैस का कंपोजिशन पूछा जाता है। ठीक है, बेस व्हाट इज़ अ मेजर गैस इन अ बायोगैस? इट इज़ अ मीथेन। इट्स परसेंटेज इज 75। उसके अलावा ज़्यादा परसेंटेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन का, एंड वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बायोगैस प्लांट। ये मैंने कल आपको बताया था। इसकी कंपोजिशन को कल मैंने आपको बताया भी था, आप चाहे तो यहाँ देख लीजिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर कंपोनेंट पूछा जाता है। अच्छा, इनमें से कौन सी गैसेस नहीं है वो भी हो, तो इसमें साथ में ना एक बार वाटर वेपर्स और ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी गैस, वेरस मीथेन इज़ अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू, कार्बन इज़ एन कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैस के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें वाटर वेपर भी रिलीज़ होते हैं। वाटर वेपर इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए बायोगैस प्लांट। अब इसके अंदर यहाँ से क्या होता है कि जब आपका डाइजेस्टर टैंक भरने लगता है, तो एक्चुअली इधर से एक ओपनिंग छोड़ी जाती है कि आपका डाइजेस्टर टैंक भर रहा है, साथ साथ इधर पे भी लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा। अब जितनी, जैसे यहाँ पर जितने की गैस बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये जो बायोमास आपने अंदर स्लरी बोल देता हूँ मैं, स्लरी जो एंटर करी है, उसकी वॉल्यूम रिड्यूस होगी। उसकी वॉल्यूम रिड्यूस होगी तो यहाँ से भी क्या होगा, वॉल्यूम थोड़ी नीचे आएगी। यहाँ से वॉल्यूम नीचे आने की कोशिश, यहाँ पे जो जगह बनेगी उसको कवर करने की कोशिश करेगी। ये बेसिकली प्रेशर के लेवल के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फीडिंग के साथ साथ यहाँ से भी आपको स्लरी मिलती रहेगी।
अब जब ये पूरी तरह से टैंक भर जाएगा तो ये वाला स्लरी का लेवल ऊपर आएगा और यहाँ से हम बची हुई जो भी आपका स्लरी है उसे बाहर निकाल सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप। ये क्या चीज़ है? फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट में जो डोम की जगह पे एक गैस होल्डर होगा जो कि मूवेबल होगा अप एंड डाउन पोजीशन में, ठीक है। इसीलिए इसे फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप कहेंगे। गैस को जो होल्ड करने वाला टैंक है वो फ्लोट कर रहा है गैस के ऊपर। जैसे गैस का लेवल हाई होता है ये ऊपर की तरफ आता है। एक्चुअली इसके वेट की वजह से गैस में एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो हमारी गैस जो बाहर रिलीज़ हो रही है वो हाई प्रेशर से रिलीज़ हो रही है। हमें उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस गैस को किसी ना किसी सिलेंडर में फिल करना होगा। सिलेंडर में फिल करने के लिए प्रेशर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, वो काम ये गैस होल्डर अपने आप ही कर रहा है, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट जो करी हुई चीज़ें हैं उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये ऑन योर टिप्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें ज़रूर आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। वेरियस इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ विंड एनर्जी। देखो, मोशन विंड का मतलब ही यही है कि मूविंग एयर का मूवमेंट। एयर का मूवमेंट क्यों होता है? प्रेशर डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? सन की हीट। बेसिकली सारी चीज़ें ना अर्थ पे जो एनर्जी का सोर्स है वो कहीं ना कहीं जाके सन से जाके रिलेट हो ही जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जब एयर मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं। अब इस विंड से हर जगह एयर तो मूव कर ही रही है, क्या इस विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है, क्योंकि एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट ये देखना पड़ेगा कि ये एनर्जी विंड के पास कितनी है, क्या ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, वो सब पढ़ेंगे। कई क्वेश्चन जो मैं हर एक इन सभी में बात कर रहा हूँ, कन्वर्जन होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वही कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द कन्वर्जन सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन विंड एनर्जी और विंड फार्म्स। तो यहाँ पर एयर मूव कर रही है तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी किसी ब्लेड पे टकराएगी तो कन्वर्जन होगा मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी किस में बदल जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ का एनर्जी कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा ये पूछा बहुत बार जाता है, सभी में जितने भी मैंने अभी पीछे बात करी उनमें भी मैंने बताया है, ठीक है। अब रीज़न आपको यहाँ पे इसके अंदर दिख रहा है, सोलर एनर्जी वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। सन तो कनेक्ट है सभी सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ। विंड मिल क्या है? एक ऐसी मशीन है जो विंड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी जो विंड के पास है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अब इसके लिए क्या है, इसमें कुछ बड़ी बड़ी ब्लेड्स हैं, ठीक है, जो एक हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट मूव करती है। जैसे आपके जो स्टैंडिंग फैंस होते हैं ना, जैसे कि टेबल फ़ैन हो गए या स्टैंडिंग फैंस हो गए, उसकी तरह ही होते हैं बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर। आप लोग गूगल पे एक बार सर्च करके फ़ोटोज़ देख सकते हो विंड मिल की। होगा तो एक मैं शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो भी ज़रूर डाल दूँगा आपके लिए। तो अब इसमें एक ख़ास बात ये रहती है, इनकी जो ब्लेड की शेप है, आप लोगों ने शायद 8th क्लास तक और उससे पहले भी थोड़ा पढ़ा है, एक स्ट्रीमलाइन शेप होगी। स्ट्रीमलाइन शेप की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे ब्लेड है ना, अगर उसे देखा जाए तो उसकी शेप ऐसी होगी। अब ये ब्लेड की शेप का ये मतलब आप थोड़ा उसे लॉजिकली समझना है तो इसे समझिए कि अगर ब्लेड को कट कर दिया जाए तो जो क्रॉस सेक्शन काटने के बाद जो सेक्शन देखने को मिलेगा उसके अंदर शेप ऐसी होगी, ठीक है। तो जो ब्लेड के केस में जो फ्रंटल पोर्शन है, ये इसे जो स्ट्रीमलाइन शेप जो कह रहे हैं, फ्रंटल पोर्शन ऐसा होगा। पीछे की तरफ आते मतलब जो ब्लेड ऐसे है उसमें आगे की तरफ थोड़ी मोटाई है, पीछे आते हुए इस तरह से पतलापन है। अब इस पे जब एयर टकराती है, ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन होने के कारण एयर इसके ऊपर ऐसे मूव करती हुई जाएगी। तो हाई वेलोसिटी से टकराई और उसके बाद ये पीछे 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 मूव करती जाएगी, ठीक है। जो ये प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा ब्लेड के दो पोर्शंस के ऊपर,
इसके कारण क्या होगा, क्योंकि इसके कारण आपकी जो ब्लेड है वो तेज़ी से मूव करना शुरू करेगी। प्रेशर डिफरेंस क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हाई वेलोसिटी, एक तरफ लो वेलोसिटी है। ठीक है, हाई टू लो प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो जाता है। जहाँ पे वेलोसिटी हाई होती है वहाँ लो प्रेशर होता है, जहाँ लो वेलोसिटी लो होगी वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, इस तरीके से ब्लेड की शेप भी इसमें विंड मिल के अंदर ऐसा ही नहीं है कि नॉर्मली आपने फ्लैट ब्लेड्स बना दी। ब्लेड की शेप को कैसे रखा जाता है, स्ट्रीमलाइन या फिर एरोफॉइल, इन दो शेप, इस एक ही चीज़ के दो नेम्स हैं। The design of blade is such that pressure difference create between the different region of wind strike them. This pressure produce a turning effect make the blade rotate above the horizontal axis. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विंड एनर्जी को हम हर किसी एरिया में यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया ये है कि ये उस एरिया में विंड से एनर्जी जनरेट करी जाती है जहाँ पर विंड की स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर हो, क्योंकि इस हाई स्पीड पे जो हम टरबाइंस यूज़ कर रहे हैं इतनी स्पीड पर वो इकोनॉमिकली इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा जो हम यूटिलाइज भी कर सकें और वो इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल हो। ओके, सो ज़रा देखिए यहाँ पर आपको विंड ब्लेड्स की शेप्स को थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ऐसे दिखाया है। ये क्रॉस सेक्शन में दिखता है, क्रॉस सेक्शन के अंदर ये चीज़ दिखेगी। ठीक है, अब इधर से इम्पॉर्टेंटली बातें आती हैं, जो आती है कि मेरिट्स क्या है। मेरिट्स आपको बहुत सारे बहुत इजीली मिल जाएंगे। व्हाट आर मेरिट्स ऑफ विंड मिल, इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट ज़रूर लिखने। देखो ये सभी में नॉन पॉल्यूटिंग तो हैं ही, जो हमने भी जितने भी ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं ये सारे आपके नॉन पॉल्यूटिंग है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रिन्यू किया जा सकता है, विंड कभी चलना बंद नहीं होगी जब तक कि सनलाइट अर्थ पे पड़ रही है। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड इज़ लो एंड पावर जनरेट स्टार्ट इमीडिएटली। ऐसा है कि पावर जो है उसी समय जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत तेज़ी से। ठीक, एक्चुअली में विंड मिल के अंदर वही सेम सेटअप है जो जनरेटर के अंदर है। विंड टकराएगी ब्लेड से, जैसे कि पानी से वो घूम रही थी, अब यहाँ विंड से घूम रही है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपका पूरा जनरेटर का आर्मेचर है जिसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। तो ब्लेड रोटेट करेगी, आर्मेचर रोटेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर के रोटेट होने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसमें से क्रॉस कर रहा है कंटिन्यूसली वेरी करेगा एंड दिस विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ विंड एनर्जी फार्म के लिमिटेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। कि सबसे पहला लिमिटेशन यही है कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, वहीं पर हम विंड एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड एनर्जी फार्म इज़ हाई, और अगर ये कभी भी ऐसे एरिया पे नहीं लगाया जा सकता है जो माइग्रेटरी बर्ड्स का मूव करने का रूट हो, क्योंकि इट कैन डैमेज देम, उन्हें हार्म कॉज कर सकता है। इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट जो विंड एनर्जी फार्म है वो कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा बॉक्स के अंदर, वहाँ से पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। इंडिया द लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म इस्टेब्लिश्ड नियर द कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, और जो कि 380 मेगावाट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर रहा है। सिमिलरली जैसलमेर राजस्थान के अंदर भी विंड एनर्जी फार्म्स लगाए हुए हैं। बेटा ये जो ऑन योर टिप्स ज़रूर पढ़िएगा, ये हर पॉइंट्स में मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट आपका क्विक रिवीजन टाइप के पॉइंट्स हैं ये। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। विंड मिल्स क्या हैं, मिनिमम वेलोसिटी क्या रिक्वायरमेंट है। क्लस्टर ऑफ विंड मिल इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी फॉर्म। इंडिया पोटेंशियल एस्टिमेटेड, ये देखो लार्जेस्ट विंड फॉर्म इज़ कन्याकुमारी। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। नाउ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, बेसिकली सभी चीज़ों का मेन सोर्स तो सन की एनर्जी थी। तो जो सन रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी है उसी को हम सोलर एनर्जी करें। द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सन सोलर रेडिएशन इज़ नोन एज सोलर एनर्जी। अब इस सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के तरीके वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब इस टॉपिक के अंदर। ठीक है,
इसके साथ जैसे देखो सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के तरीके कई हैं। एक हो गया कि सोलर सन की जो हीट है, एनर्जी है, उसे डायरेक्टली ट्रैप कर लेना, हीट की फॉर्म में एनर्जी को ट्रैप कर लेना। एक तरीका हो गया कि एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। दो तरीके हो गए, ठीक है। क्योंकि हम बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रिसिटी बना के करते क्या है, जैसे गीज़र के केस में, हीटर के केस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके चीज़ों को गर्म ही कर रहे हैं, तो हम उसे कन्वर्ट कर रहेंगे, उतने में जो एनर्जी का लॉस होगा उसे लॉस ना करने की बजाय डायरेक्टली सन की हीट को डायरेक्ट ट्रैप कर लिया जाए और उससे ये काम कर लिया जाए, ठीक है। तो वो प्रोसेस भी करी जाती है जैसा कि सोलर कुकर में। और अगर हम ऐसा चाह रहे हैं कि अभी हमने एनर्जी को स्टोर कर लिया, जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब उसे यूटिलाइज़ करना चाहें, तो वो आपका हो गया जैसे सोलर सेल में। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं सोलर एनर्जी डिवाइसेस के, इन्हें हम पढ़ेंगे अभी। नाउ सोलर कांस्टेंट क्या है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। सोलर कांस्टेंट क्या है? इट इज़ अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, जैसे सन अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। अगर एक हम जैसे ये रहा अर्थ का सरफेस, इस पर अगर एक यूनिट एरिया का सेक्शन ले लिया जाए, मतलब हमने एक ऑब्जर्वेशन में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को ले लिया जाए, इसके ऊपर सन की जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी है, ठीक है, वो सोलर एनर्जी जो इसके ऊपर नॉर्मली पड़ रही है इन 1 सेकेंड, उसे हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। दोबारा से समझ जाएगा, देखो, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंसिडेंटिंग या फिर फॉलिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। यहाँ पे कई थोड़े परफेक्टली, बॉडी, मीन डिस्टेंस, वो सब चीज़ें भी बोली हैं, लेकिन उतने पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ वही चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट वही है। देखो, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली पर सेकेंड, एक सेकेंड में, ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ परफेक्टली ब्लैक सरफेस, ये ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ अर्थ सरफेस, बस इतना कर दीजिए, ऑफ अर्थ सरफेस, परफेक्टली ब्लैक सरफेस, ये सब चीज़ें जो हैं को आप एक बार इग्नोर करके चलें। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज़ 1.4 जूल्स, किलो जूल्स पर सेकेंड, जिसे 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। अब ज़रा इसको समझिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। देखो, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, सोलर एनर्जी इज़ इक्वल टू सोलर कांस्टेंट इंटू एरिया इंटू टाइम। ये बहुत सिंपल और बेसिक सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स हो गए, देखो, सोलर एनर्जी, सोलर कांस्टेंट, वैसे तो ये तो फिक्स है, वैल्यू आपको पता है। देखिए, ये तो वेरिएबल नहीं हुआ, कांस्टेंटली कई बार इस कांस्टेंट को वेरीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता है। एरिया, टाइम, तो टोटल 4 हैं, मैक्सिमम 4 वेरिएबल हो सकते हैं। बेसिकली 3 के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन देते हैं कि 3 वेरिएबल के टर्म में से हम लोग एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करें, तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वैल्यूज़ एज ए डेटा देगा, उनको लिखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो, हाउ मच सोलर एनर्जी इज़ रिसीव्ड बाय 5 मीटर स्क्वायर। अब याद रखें, एसआई यूनिट के सिस्टम में चलेंगे, टाइम इन सेकेंड, एरिया इन मीटर स्क्वायर, सोलर एनर्जी अपने आप जूल्स में आ जाएगी। बात करें सोलर कांस्टेंट, इसे 1.4 किलोवाट में रखें, या फिर आप रख सकते हैं 1.4 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर आप किलोवाट में रखोगे तो आंसर किलो जूल में आएगा, ये ध्यान रखें। तो आप किलोवाट में रखें, आंसर किलो जूल में निकाल लीजिए, ठीक है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, गिवन द सोलर कांस्टेंट, देखो कितने डेटा गिवन है, 1 2 3, मैंने बोला था मैक्सिमम 3 डेटा देगा, ठीक है। सोलर कांस्टेंट इन्होंने दे दिया है, हमें याद भी रखना है वैसे। 5 मीटर स्क्वायर, टाइम आवर्स में दिया है, तो कन्वर्ट करो सेकंड में, फिर इसे पुट कर दीजिएगा फॉर्मूले के अंदर, सोलर एनर्जी इज इक्वल टू सोलर कांस्टेंट इंटू एरिया इंटू टाइम। सोलर कांस्टेंट किलोवाट में रख रहा है तो आंसर किलो जूल्स में आ जाएगा। ख़त्म हो गया काम, जैसे दिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड इन 5 मिनट, तो कन्वर्ट करोगे किस में, सेकंड में, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करो, 300 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। बाय द 10 मीटर स्क्वायर एरिया, बिल्कुल ठीक है। इन इज़ 4200 किलो जूल। देखो, अगर एनर्जी किलो जूल में है तो सोलर कांस्टेंट भी किस में आ जाएगा, किलोवाट में आएगा।
इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर ये किलो में है तो आपकी एनर्जी किलो जूल में आएगी। अगर आपने एनर्जी किलो जूल में रखी तो सोलर कांस्टेंट किलोवाट में आ जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलें, पुट करें यहाँ फॉर्मूले के अंदर, जो हमारा बेसिक फार्मूला था उसके अंदर पुट करते चलें। इधर उधर उन्होंने सोलर कांस्टेंट का फार्मूला बना लिया है। आप बेसिक फार्मूले को लेके चलिए। सोलर एनर्जी इज इक्वल टू सोलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू टाइम। सोलर एनर्जी रिसीव्ड, देखो ये सोलर एनर्जी रिसीव्ड बता रहा है कितनी है, 4200 किलो जूल्स पुट कर दिया। एरिया 10 मीटर स्क्वायर, टाइम जो है मिनट्स में दिया है, सेकंड में 300 सेकंड्स आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करते वी विल गेट 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये जो किलो जूल पर सेकेंड हो गया किलोवाट, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर 1.4 के इक्वल ही आ रहा है। सेम वे में आपकी ये 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, छोटी सी चीज़ को पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी डिवाइस क्या है, कि सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करना, वो डिवाइस जो इसने हमें यूटिलाइज़ करने में मदद करते हैं उन्हें हम सोलर एनर्जी डिवाइस कहते हैं। अब ये डिवाइस 2 प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रिंसिपल, कलेक्टिंग सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में ही सोलर एनर्जी को इकट्ठा कर लेना और यूटिलाइज हीट एज सच, जैसी है वैसा ही इस्तेमाल कर लेना, जैसा कि सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और गीज़र्स करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर एनर्जी अवेलेबल है उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलना, जैसे कि आपके सोलर सेल्स, इसे सोलर फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में सोलर सेल्स कहते हैं, सोलर सेल्स का यूज़ करना। अब बात ऐसी है कि जो सोलर सेल हैं वो अपने आप में बहुत लेस अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसलिए एक सोलर सेल कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। वी यूज़ अब मैनी सोलर सेल्स और उन्हें आपस में जोड़ देते हैं सीरीज़ में, और फिर उन्हें कहा जाता है सोलर पैनल्स। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए सिल्वर की वायर का यूज़ किया जाता है। वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।